दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर ए रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल के बारे में, जिसमें हम पाइल का चेकलिस्ट करेंगे। यानी कि पाइल केज को आज हम चेक करने वाले हैं कि वो किस तरीके से चेक किया जाता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो जैसा कि हमारे पाइल में 3 बार होते हैं, वर्टिकल, मेन बार, आउटर रिंग बार और मास्टर रिंग बार। इन तीनों बार को चेक करने के साथ साथ हम इसमें यह भी चेक करने वाले हैं कि क्या यह प्रॉपर तरीके से इसमें एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये पाइल केज किसके द्वारा बनाया जाता है और किसके द्वारा चेक किया जाता है, पहले हम इस पे थोड़ी सी नजर रखेंगे। तो पाइल केज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पाइल केज एक साइट इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है और इसको अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवाया जाता है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक साइट इंजीनियर के द्वारा अपने टास्क को कंप्लीट किया जाता है और एक अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा उस टास्क को चेक करवाया जाता है और उसको रेक्टिफाई करवाया जाता है, जिसकी मदद से हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपने काम को स्मूथ कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। चेकलिस्ट में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा साइट पे चेक किया जाता है। अगर उसमें कोई कमियां होती हैं तो वो कमियों को दूर करवाया जाता है, फिर काम को आगे बढ़वाया जाता है। इसलिए चेकलिस्ट जो होता है हमारा काम के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, यानी कि आपको परमिशन नहीं दिया गया है काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये चेकलिस्ट हमारा है रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल का, यानी कि हमारे पाइल केस को बनाने के बाद इसको आपको चेक करवाना है। यानी कि एक साइट इंजीनियर अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवाएगा। इसमें इस चेकलिस्ट में केवल रेनफोर्समेंट के बारे में बात किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं चेकलिस्ट में जो हमारा ऊपर पॉइंट दिया है वो क्या बताता है। ये हमारा जो पॉइंट होता है ये प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में बताता है। जैसा कि यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शंस ऑफ 4 लाइन, ये जो कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा है वो 4 लाइन का है और कहां से कहां तक बनाया जा रहा है उस जगह का नाम रहेगा और कितने किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर जो दिया है वो चाइनीज में दिया है। यहाँ पे चाइनीज क्या है 1 + 202 किलोमीटर से लेके 115 + 100 किलोमीटर। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 116 + 300 किलोमीटर तक का है। और किस स्टेट में बनाया जा रहा है वो स्टेट का नाम रहेगा और जो कंपनी बना रही है वो है ईपीसी मोड में। जो भी कंपनी बना रही है वो ईपीसी मोड में बना रही है। अब चलते हैं अथॉरिटीज के बारे में। अथॉरिटीज यहाँ पे कौन कौन है? वहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये हमारी अथॉरिटीज है। फिर आते हैं अथॉरिटीज इंजीनियर, यहाँ पे अथॉरिटीज इंजीनियर जो रहेंगे वो है। फिर आता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कौन है? यहाँ पे जो कंपनी बना रही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स उस कंपनी का नाम है। ये हमारे ऊपर के पॉइंट हो गए जो एक प्रोजेक्ट को दर्शाते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट के डिटेल को बताते हैं। अब चलते हैं नीचे हमारा क्या दे रखा है। नीचे हमारा है इंस्पेक्शंस चेकलिस्ट फॉर ए रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल, यानी कि हम इंस्पेक्शंस करने वाले हैं किसके बारे में? पाइल के रेनफोर्समेंट के बारे में। यानी कि ये हमारा पाइल केज का चेकलिस्ट है। इसमें हम पाइल केज को चेक करेंगे। पाइल में जितने नंबर ऑफ स्टील लगे हैं उसके बारे में चेक करने वाले हैं। उसका डाया कितना दे रखा है इस पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो चेक करने वाले हैं। स्पेसिंग कितना है वो चेक करने वाले हैं और साथ ही साथ कवर ब्लॉक कितना है ये सारी चीजें चेक करने वाले हैं। तो नीचे ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशन। स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशन ये क्या होता है? स्ट्रक्चर नेम का मतलब कि 116 + 300 किलोमीटर का अपना प्रोजेक्ट है, तो यानी कि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसमें हर एक स्ट्रक्चर का नाम दिया रहेगा, जैसे कि हमारा P1, P2, P3, P4 ऐसे हमारा नाम दिया रहेगा, या कुछ भी नाम हो सकता है जो डिजाइन में लिखा हो। तो वो नाम यहाँ पे आपको लिखना है और लोकेशन लिखना है। लोकेशन क्या होगा? चैनेज नंबर होगा। आप चैनेज नंबर के द्वारा ही जा सकते हैं। यहाँ पर जो लोकेशंस का नाम है वो लोकल नाम आपको नहीं डालना है, क्योंकि लोकल नाम किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए हाईवे प्रोजेक्ट में जो होता है वो चैनेज वाइज होता है। अब चलते हैं नीचे, कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शंस रिक्वेस्ट नंबर एंड डेट। रिक्वेस्ट नंबर जितना आपने रिक्वेस्ट किया है
वो नंबर रहेगा और फिर उसके बाद डेट रहेगा, किस डेट को आपने इंस्पेक्शंस करने के लिए बोला है। अब चलते हैं नीचे, तो नीचे दिया है नंबर, ये सीरियल नंबर हो गया, फिर आता है आइटम पार्टिकुलर्स, फिर आता है यस नो रिमार्क। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये नंबर जो हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ये आइटम हो गया कि कौन सा आइटम है, और यस या नो का मतलब क्या है ये जानते हैं। तो यस और नो का मतलब ये होता है कि जब अथॉरिटीज इंजीनियर इसको चेक करता है तो चेकिंग के दौरान जो आइटम वो पढ़ रहा है, जो आइटम वो देख रहा है, जो आइटम वो चेक कर रहा है, क्या वो आइटम वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो यस पे टिक करेगा, यानी कि रास्ता क्लियर हो गया है, अब आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है, अवेलेबल है, तो क्या करेगा, नो पे टिक करेगा। इसका मतलब आपको वहां पे फिर से काम करवाना है, जो चीजें छूट गई हैं वो आपको काम फिर से करवाना है। तो ये अथॉरिटीज इंजीनियर क्या करेगा, यस या नो पे करेगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग और साइड पे देख के, इस साइड पे आपका वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये सारी चीजें चेक हो गई यानी कि ओके है, तो आप आगे का काम कर सकते हो। तो दोस्तों यही अपना चेकलिस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हर एक पॉइंट के बारे में जानते हैं कि हमारे पाइल केज में जो रेनफोर्समेंट लग रहा है, जो हमारा पाइल केज बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है वर्किंग ड्राइंग चेक्ड एंड अप्रूव्ड। क्या वहां पे जो काम किया जा रहा है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो ड्राइंग अप्रूव्ड है कि नहीं है। पहला काम यही होता है अथॉरिटीज इंजीनियर का चेक करने का। तो अगर आपकी ड्राइंग अप्रूव्ड है, चेक्ड है, तो इसका मतलब वो क्या है, ओके है। तो वो क्या करेगा, यस पे टिक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, आगे देखेगा लेटेस्ट रिवीजन। अगर कोई लेटेस्ट रिवीजन हुआ है उस ड्राइंग में तो क्या वो यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर यूज किया जा रहा है तो वो यस पे टिक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अब चलते हैं तीसरा हमारा है बार बेंडिंग शेड्यूल अप्रूव्ड। क्या वो जो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया गया है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो वो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करेगा। फिर चलते हैं चौथे पॉइंट पे, रेनफोर्सिंग स्टील मटेरियल अप्रूव्ड। जो हमारा रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है क्या वो मटेरियल अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो ये भी देखेगा, फिर उसके बाद यस या नो करेगा। फिर पांचवा पॉइंट है बार बेंडिंग एंड कटिंग सेटिस्फैक्टर। क्या वो जो बार बेंडिंग हुआ है, वो कटिंग हुआ है, वो सही है कि नहीं है। अगर वो ठीक है तो क्या करेगा, यस पे, अगर नहीं करेगा, अगर नहीं सही है तो वो नो पे करेगा। फिर चलते हैं छठा पॉइंट हमारा है क्रोजन ट्रीटमेंट टू बार। जो हमारे स्टील में क्रोजन लग जाते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो वो यस करेगा, अगर नहीं किया गया है तो वो नो पे करेगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सातवें पॉइंट में। तो सातवां पॉइंट है बार साइज करेक्ट। जो हमारे बार साइज है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, वो भी देखेगा। अगर करेक्ट है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक होगा। फिर चलते हैं अपने आठवें पॉइंट पे, बार स्पेसिंग करेक्ट। जो हमारे बार स्पेसिंग है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जो हमारे आउटर रिंग बार हैं क्या वो उनकी स्पेसिंग सही है कि नहीं है, ये चेक करेगा। अगर ये सही है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो वो नो पे टिक होगा। फिर आता है हमारा 10वां पॉइंट। तो 10वां पॉइंट है लेंथ ऑफ पाइल केज अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। जो हमारा पाइल केज का लेंथ है क्या वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कहीं छोटा तो नहीं है, कहीं बड़ा तो नहीं है, वो चेक करेगा। और चेक करने के बाद अगर यह लेंथ सही है तो यस करेगा, अगर नहीं सही है तो नो करेगा। फिर आता है हमारा 11वां पॉइंट, मेन वर्टिकल बार का डाया वो चेक करेगा। मतलब कि जो डायमीटर है, जो हमारा वर्टिकल बार का डाया है वो देखेगा। अगर वो डाया अवेलेबल है तो ठीक है, अगर 25 mm का है तो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए 25 mm का। अगर 32 mm का है तो 32 mm का अवेलेबल होना चाहिए, ना कि कम या ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चेक करेगा। अगर सही है तो यस, अगर नहीं सही है तो नो पे टिक होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नंबर ऑफ बार। तो जितने हमारे नंबर ऑफ बार हैं वो करेक्ट होने चाहिए। फिर आता है हमारा मास्टरिंग, जिसका डाया करेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बार करेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है और एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। अगर ये सब सही है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं सही है तो नो पे टिक होगा। फिर आता है हमारा आउटर रिंग। आउटर रिंग का जो हमारा डाया है और नंबर ऑफ बार है वो करेक्ट होने चाहिए। फिर आता है हमारा 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट हमारा लाइनर एज ड्राइंग अप्रूव्ड। तो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको लाइनर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है वो भी चेक करेगा। अगर है तो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करेगा। फिर आता है हमारा 15 पॉइंट।
कवर ब्लॉक अप्रूव्ड, जो हमारे कवर ब्लॉक हैं क्या वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग हैं और उनको फिक्स किया गया है कि नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं पाइल केज के बारे में, जो पाइल केज के बारे में चेक किया जाएगा अपने चेकलिस्ट में एक अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा। तो दोस्तों यही हमारे सारे पॉइंट है जो एक अथॉरिटीज इंजीनियर चेक करके उसको अप्रूव करता है और आगे काम करने के लिए आपको परमिशन देता है। फिर नीचे पॉइंट दिया गया है फॉर ईपीसी डेजिग्नेशन, जो हमारा इंजीनियर है वो अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, फिर साइन करेगा और डेट लिखेगा। सेम इधर भी आप देखेंगे अथॉरिटीज इंजीनियर अपना डेजिग्नेशंस लिखेगा, डेट लिखेगा और साइन करके आपको ओके कर देगा। सपोज अगर इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो वो रिमार्क में आपको रिमार्क करके लिख के दे देगा और फिर आपको उसको रीवर्क करके उसको रेक्टिफाई कर देना है, उसको ठीक कर देना है, फिर से उसको बुला के चेक करवाना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों ये था हमारा चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल का, जिसमें हर एक पॉइंट को एक अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और चेकलिस्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।